हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अजय कुमार चौरसिया आपको प्रतिदिन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सार्डिक का बेसिक कंसेप्ट दिया था, उसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे। उन पॉइंट्स के आधार पर सार्डिक को सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए थे। आज उसी क्रम में एक दो पॉइंट रह गए थे बताने को, वह मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद फिर सार्डिक का एक्सरसाइज जो आपका चल रहा था उसी में कुछ आगे क्वेश्चन है, उनको भी करना है। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट है आपका, यह एक इसकी प्रॉपर्टी है जो आपका सार्डिक टॉपिक चल रहा है। यदि किसी सार्डिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक घटक दो या दो से अधिक राशियों का योग हो तो वह सार्डिक उसी क्रम के दो या अथवा दो से अधिक सार्डिकों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बेटा यहाँ पर एक सार्डिक है, इस सार्डिक में यह पद एक जुड़कर अलग से और दिया हुआ है, तो इसी सार्डिक को हम अलग दो पार्टों में लिख सकते हैं। यह हमारा यह नियम बताता है। जैसे जो पहला पॉइंट है A1 A2 A3, दूसरा आपका B1 B2 B3 B1 B2 B3, और तीसरा है C1 C2 C3। क्लियर? प्लस यहाँ पहला पॉइंट है K1 K2 K3, K1 K2 K3 और आपका B1 B2 B3 और यहाँ पर C1 C2 और C3। तो हमको ये बात समझनी है कि जैसे मान लो प्लस में या माइनस में कुछ दिया हुआ है तो उसको एक, ये देखिए सारे पद एक साथ आए, फिर जो जुड़ रहा या घट रहा वह भी अलग एक पूरा सार्डिक उसी क्रम का बन गया। तो हमारी कंडीशन क्या थी? किसी पंक्ति के प्रत्येक घटक में दो या दो से अधिक घटक राशियों का योग हो तो वह सार्डिक उसी क्रम के अथवा दो से अधिक सार्डिकों के योग के, देखो ये इसका क्रम क्या है, 3/3 3/3 3/3। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सार्डिक में हमें समझना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट बेटा यह दे रखा है, यदि किसी सार्डिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी घटकों में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत घटकों के सम अपवर्त जोड़े या घटाए जाएं तो सार्डिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब समझिएगा, इस पॉइंट का मतलब देखिए बेटा, जैसे आपका मान लो एक इस तरह है A1 A2 A3 B1 B2 और B3, ठीक है, C1 C2 और C3, यह एक सार्डिक है। इन्होंने क्या कहा है? किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में सभी घटकों में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत घटकों के सम अपवर्त जोड़े या घटाए जाएं। जैसे मान लो हम इस पंक्ति एक संक्रिया करें, C1 में एक संक्रिया करें, C1 मतलब प्रथम हमारे स्तंभ में एक संक्रिया करें। जैसे मान लो मैंने जोड़ दिया कि C1 + MC2 कर दिया, ध्यान से समझिएगा, तो भी सार्डिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, C1 + MC2 किया है, ध्यान से समझिएगा, तो जो वैल्यू यह सार्डिक देगा वही यह वैल्यू देगा। देखो ये मैंने संक्रिया लगा दी, तो अब हमारे सार्डिक का मान आएगा, इसके बराबर आप इस तरह लिख दीजिएगा इक्वल। इस संक्रिया लगाने के बाद आपका मान हो गया, देखिए C1 में संक्रिया की क्या, C1 + MC2, तो A1 + MB1, ठीक है, A2 + MB2 और A3 + MB3। ये हमारा नियम हमको यह सिखाता है कि यह वैल्यू जो आई और यह रखा है, बाकी इनको अलग अलग लिख दो। देखो बेटा, B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। तो कहने का अर्थ जो वैल्यू यह सार्डिक देगी वही वैल्यू यह सार्डिक देगी। यह मुझको तीसरा नियम, यह जो अगला नियम है वो हमको यह बात सिखाता है। चूँकि यही संक्रियाएँ, पिछले वीडियो मैंने आपको कुछ संक्रियाएँ समझाई थी, उन्हीं संक्रियाओं को लेकर आगे हम सार्डिक के सवाल हल करेंगे। तो देखिए बेटा, अब एक लास्ट पॉइंट और आपका शेष रह जाता है कि सार्डिक का गुणनफल। देखिए बेटा, आव्यूह का तो गुणनफल आपको ध्यान होगा। आव्यूह में क्या था? प्रथम पंक्ति का पहले प्रथम स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। अब बात आती है दो सार्डिक का गुणनफल। जैसे देखो बेटा, मैंने एक सार्डिक ले ली A1 A2
B1 B2। क्लियर। यहाँ पर मान लो जैसे ले लिया मैंने C1 C2 D1 D2। क्लियर। तो आपको ध्यान होगा जब आव्यूह की बात करते थे तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पंक्ति का पहली पंक्ति में फिर दूसरी पंक्ति। तो देखो बेटा पहली पंक्ति का पहली पंक्ति में करें तो देखो A1 C1 प्लस B1 D1। क्लियर। B1 D1। आप पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति में करेंगे तो देखिए A1 C2 प्लस B1 D2। ये पहली पंक्ति का देखिए पहले स्तंभ में हो गया, दूसरे सॉरी स्तंभ बोल दिया, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति। आप दूसरी पंक्ति का करेंगे तो देखिए बेटा A2 C1 प्लस B2 D1। अब इसका इसमें किया तो आपका आएगा A2 D1 सॉरी A2 C2 ठीक है प्लस B2 D2। तो यहीं पर यदि आव्यूह होता तो आप प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ में फिर द्वितीय स्तंभ में करते, जबकि सारणिक का गुणनफल इस प्रकार होता है। तो देखिएगा ये छोटी छोटी बातें थी जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई और इस वीडियो में बताई। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। 10 तक सोल्व कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 4A। ठीक है। 10 क्वेश्चन तक मैंने सोल्व किए थे। यहाँ पर देखिए बेटा इन्होंने कहा यदि A इज इक्वल, अब देखिए जो A का मान दिया वो आव्यूह में दिया है 1 2 4 2। ध्यान से समझिएगा, यह चिन्ह बना है आव्यूह का। A का मान आव्यूह में दिया, इन्होंने कहा तो दिखाइए। तो दिखाइए, अब हमको दिखाना क्या है यह भी समझना है। तो दिखाइए, इन्होंने कहा डिटरमिनेंट 2A इज इक्वल 4 डिटरमिनेंट A। अब इसको समझिएगा बेटा। पहले तो यहाँ पर बात समझनी है कि ये आव्यूह में दिया है, यह सारणिक में पूछा है। तो बेटा अगर आव्यूह की बात करें 2A हमसे निकला, तो हम अगर 2A आव्यूह में निकालें तो आव्यूह मुझे मालूम है प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ यानी जितने एलिमेंट जितने अवयव दिए होते हैं सभी में मल्टीप्लाई होता है। 2 का मल्टीप्लाई सभी में करिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4। क्लियर। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट 2A। जो 2A की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा डिटरमिनेंट 2A, तो 2A का वैल्यू ये है 2 4 8 4। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पंक्ति या स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे बेटा देखो C1 से, C1 मतलब प्रथम स्तंभ ये वाला, C1 से 2 तथा C2 से 4 कॉमन लेने पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है कॉमन लेने, क्योंकि आव्यूह में क्या होता है प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, जबकि सारणिक में क्या है किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों से या एक आव्यूह एक स्तंभ के सभी अवयवों से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ मैंने 2 इससे कॉमन ले लिया, यहाँ 4 इससे कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बाहर आ गया। क्लियर। ध्यान दीजिए, मुझे चूंकि 2 लाना, ध्यान दीजिएगा यह इस तरह का लाना 1 और 4, तो इससे 2 कॉमन ले लिया। यहाँ 2 लाने के लिए 4 कॉमन ना लेकर 2 कॉमन ले लो। ध्यान समझिए क्यों, मुझे 4 लाना है। तो देखिए ये हो गया। अब इससे 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा। इससे मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा। ध्यान से समझना। तो ये हो गया 2 दूनी 4, और यह जो मान हुआ 1 2 4 2, यह मान A का है, लेकिन अब क्या है यह सारणिक A है। तो आप इस तरह लिख सकते हो सारणिक A। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो डिटरमिनेंट 2A लिया है उसको हमने 4 × डिटरमिनेंट A लिख दिया है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर शाम को 8 बजे प्रतिदिन लाइव रहें। मैं आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, जिसको आप रेगुलर देखें, अपने दोस्तों को बताएं और नियमित आप वीडियो देखते रहिए। यूपी बोर्ड आपका जो 12th का मैथ है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ यदि A इज इक्वल, यहाँ देखो बेटा A का मान दिया हुआ 1 0 0, फिर दिया 0 1 0 और 1 2 4। क्लियर। इन्होंने कंडीशन कही है कि
3a और डिटरमिनेंट में 3a कहा है, तो देखिए बेटा सबसे पहले हम 3a निकाल लें, बहुत ध्यान से समझिएगा 3a। तो 3 का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर? ये अभी किस में है? ये मैट्रिक्स में, आप व्यू में, तो 3a लिख दिया। मुझसे कहा गया डिटरमिनेंट 3a, तो इस पूरी वैल्यू को 3a इस तरह लिख दीजिएगा, 0 3 0, यहाँ हो गया 3 6 और 12। अब आप क्या करिएगा, ये डिटरमिनेंट 3a मैंने जैसे ही लिखा, हम C1 से यानी कि प्रथम स्तंभ से 3, देखो 3 है इसमें कॉमन, C2 से 3 और C3 से 3 कॉमन लेने पर, 3 कॉमन लेने पर। क्लियर? देखिए बेटा हमने क्या किया, मुझे दिखाई दे रहा है कि तीनों में से कॉमन है, तो देखो बेटा डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल, मैंने 3 C1 से 3 C2 से 3 C3 से कॉमन लिया, तो 3 × 3 × 3। अब पहले में 3 से डिवाइड किया तो 1 0 0 हो जाएगा, 0 में तो सभी का भाग चला जाएगा। दूसरे में 3 से डिवाइड किया तो 0 1 0 0 1 0। तीसरे में तो 1 2 और 4, तो आपका हो गया 1 2 और 4। यह जो अंदर मान रखा हुआ है यह एक्चुअली a का मान है, यहाँ आप व्यू में था, यहाँ सार्डिक में आ गया, तो आप लिख सकते हो 27 डिटरमिनेंट a। तो आपने प्रूव कर लिया कि यदि डिटरमिनेंट 3a हो तो उसको 27 बाहर लिखेंगे और डिटरमिनेंट a। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। रेगुलर शाम को 8 बजे आ जाइएगा आप हमारे चैनल पर, और प्रतिदिन आपको एक वीडियो एक्सरसाइज वाइज बढ़ते हुए क्रम में आपको एक वीडियो मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए। देखिए बेटा सिद्ध कीजिए, अब यहाँ पर करना क्या वो भी आप समझिएगा, सिद्ध कीजिए। और 13 14 दो क्वेश्चन दिए हुए, एक 13 दिया हुआ एक 14 दिया हुआ है, तो दोनों को एक साथ, दोनों में हमको 0 लाना है, ध्यान दीजिएगा। ये दिया 38 16 27 7 3 और 5 63 29 और 46। देखिए दोनों को 0 के बराबर हमसे प्रूफ कराया गया। यह जो दिया हुआ मान 13 14 15 16 17 18 और यहाँ दिया 19 20 21। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। दोनों 0 प्रूफ करने हैं, तो इसमें हम यदि आप इसको सॉल्व करते थोड़ा सा समझिएगा, हम लिखेंगे 13 21 17 माइनस 18 20, फिर माइनस 16 21 14 माइनस 15 20, फिर प्लस 19, उसके इनटू में लिखेंगे 18 14 माइनस 15 17। तो इतना बड़ा काम करने से पूर्व हम सार्डिक में संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जो मैंने कुछ संक्रिया आपको पिछले वीडियो में बताई हैं, कुछ इस वीडियो में बताई हैं। तो दोनों संक्रियाओं को समझिएगा, यहाँ ध्यान देना बेटा, इनमें एक एक का अंतर है। तो ये हमारी पहली पंक्ति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 13 14 और 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक, देखिए यह पंक्ति कहलाती है प्रथम पंक्ति, यह द्वितीय पंक्ति और यह तृतीय पंक्ति, मतलब रो 1 रो 2 रो 3। यह आपका प्रथम स्तंभ है, यह द्वितीय स्तंभ है, यह तृतीय स्तंभ है। यहाँ से हम संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या किया, R1 में एक संक्रिया की, तो R1 इसको एरो बना दूँ, इसका मतलब R1 में मैंने संक्रिया की, क्या की, R1 माइनस R2। ठीक है, और एक बात बेटा, दो संक्रियाँ एक साथ आप कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। दो संक्रियाँ एक साथ, तो R1 में से R2 घटा दिया, एक R2 में संक्रिया कर दी, R2 माइनस R3। दो संक्रियाँ आप जान रहे कर सकते हैं। देखो बेटा 13 में से 14 घटाया -1, 16 में से 17 घटाया -1 और 19 में से 20 घटाया तो -1। यहाँ देखिए अब R2 में संक्रिया की, R2 माइनस R3, 14 में से 15 गया, 17 में से 18 गया और 20 में से 21 गया, और 15 18 और 21। अब आप यहाँ लिखोगे, चूँकि पहली पंक्ति
और दूसरी पंक्ति बराबर है। आपको एक नियम बताया गया था, यदि सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों के मान, किन्हीं दो पंक्तियों के सभी अवयव यानी कि उसका मान या दो स्तंभों के मान आपस में समान हो तो वह सारणिक क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब यह सारणिक क्या हो गया, जीरो। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यह सारणिक हमारा क्या हो गया, जीरो। तो जीरो से यह क्लियर हो गया कि यह हमारा मान जीरो आया, जो हमको राइट हैंड साइड में ज्ञात करवाया गया था। ठीक है, इसकी बात करें, यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें जीरो हमको सिद्ध करना। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपस में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ जोड़ दें, घटा दें तो आप भी में सारणिक में फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी में कुछ गुणा करके जोड़ या घटा दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, यहाँ पर हम इसका यह डिटरमिनेंट निकालते हैं, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। मैंने एक संक्रिया की C1 में, किसमें की, C1 में। क्या की, C1 माइनस ये देख लो कितने गुना, लगभग 5, तो 5C2। ठीक है, यहाँ देखिएगा C3 में एक संक्रिया की, C2 में की, ये पहले से ही छोटे अंक दिए हैं। C3 में एक संक्रिया की, यहाँ देखो बेटा C3 माइनस, यहाँ देखो लगभग 9 गुना है तो 9C2। ठीक है, देखो बेटा C1 में, C1 आपका 38, देखो पहले C1 को लिख लो। ठीक है, अब माइनस 5C2, इसका 5 गुना कर दो तो 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 और 5 पंचे 25। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इसको एज इट लिख लो, 7 3 5। यहाँ देखो C3 माइनस, तो पहले C3 को लिख लो, 63 29 46 और माइनस 9C2 किया तो देखिए ये हो गया 63, यहाँ देखिए 27 हो गया और यहाँ हो गया 45। क्लियर? तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ध्यान दीजिएगा, ये 38 में से 35 गया तो आपका 3 बचा, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया। क्लियर? 7 3 5, 7 3 5, यहाँ देखिए यह 0 हो गया, 29 में से 27 गया, 2 हो गया, 46 में से 45 गया, 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा 3, 1, फिर -7, फिर एक ब्रैकेट, +0, फिर एक ब्रैकेट। आपको ध्यान होगा पहली पंक्ति के अवयवों को अल्टरनेट चिन्ह लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब 3 को क्लोज किया तो 3 - 10। ठीक है, 3 - 10। 7 को क्लोज किया तो 1 - 4। 0, हालांकि इसमें 0 में लिखने में कोई मतलब नहीं, फिर भी समझ लीजिएगा 5 - 6, या तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 - 10 - 7 तो माइनस का 21, यह -3 और प्लस तो प्लस का 21, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 0। तो इस तरह हम संक्रियाओं को लगाकर, ध्यान दीजिएगा, संक्रियाओं का यूज करके, जो संक्रिया मैंने भी आपको समझाई थी, उस तरह दिए हुए सारणिक को थोड़ा हल्का करके, उसके जो मान दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा कम करके, जब कम कर लेंगे तो फिर सारणिक को भी लगाना। यहाँ देखिए डायरेक्ट आ गया, 2 बराबर आ गई। यहाँ पर मुझे थोड़ा सॉल्व करना आ गया। अब इस सारणिक को देखिएगा, इसको देखिए, यह हल करना सरल है, तो हम संक्रिया लगाकर सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं और फिर हम उसको आगे हल करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास लीजिएगा और आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो प्राप्त होगा जिसमें एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में इन्होंने कहा है, 15 में कहा A = 1 to 5, A = यहाँ देखिए बेटा आप भी में दिया हुआ है 1 to 5। ठीक है, फिर दिया हुआ 1 1 4, 1 1 4। ठीक, फिर दिया हुआ है -2 -3, और ये अभी अलग है, नहीं तो आप इसमें माइनस समझिएगा, और -9। और मुझसे पूछा है डिटरमिनेंट ए। देखिए बेटा डिटरमिनेंट ए पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, सीधा सा प्रोसेस है। पहला अवयव, एक कोष्टक, माइनस दूसरा अवयव, एक कोष्टक, और प्लस तीसरा अवयव और एक कोष्टक। ठीक है, पहले अवयव को आप क्लोज करिएगा। देखो बेटा इसको बंद कर लो, तो देखो -9 और प्लस का 12, -9। देखो बेटा हमेशा यह प्रोसेस होता है, राइट टू लेफ्ट, माइनस लेफ्ट टू राइट। इसको बंद कर लिया, -9 और माइनस के 12 तो +12 हो गया।
ठीक है। दूसरे में लिखेंगे तो इसको बंद कर लीजिएगा, तो -18 और प्लस के 15, -18 और प्लस के 15, समझ में आ रहा है। इसको क्लोज किया तो 4 दूनी 8 -5, 8 -5, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बेटा 12 9 तो प्लस का 3 1 3 हो गया, 15 में से 18 गया -3, इसके कारण +3, ठीक है। यहाँ देखिएगा 8 में से 5 गया तो 3 3 दूनी 6, तो ये -6 हो गया। फाइनली इस सारणी का मान 0 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को देखिएगा, इसमें भी 4 पार्ट दिए हुए, 4 5 6 पार्ट दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट, देखते हैं अब हम 16वें क्वेश्चन में, मैंने यह क्वेश्चन के 3 पार्ट लिखे हैं, चूँकि 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखिए बेटा, प्रत्येक में हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं 2/2 का सारणिक दिया हो, एक डिटरमिनेंट 2/2 का है, तो राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। तो सिंपल देखो बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x हो गया और -6 हो गया। देखो बेटा, यह प्रोसेस होता है राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। यह बात दिमाग में बैठा रखिए, ठीक है। देखिए बेटा, माइनस का 6x -6 इज इक्वल 18, क्लियर। तो -6x इज इक्वल 18 + 6, तो -6x इज इक्वल 24, तो x इज इक्वल -4। समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर बात करें, देखिए बेटा 9 × 2, ठीक, -x × -3 इज इक्वल 30। देखो बेटा x × तो ये हो गया 18 माइनस प्लस का 3x इज इक्वल 30, तो 3x इज इक्वल 30 - 18, तो 3x इज इक्वल आपका क्या आया 12, तो x इज इक्वल 4 आया, क्लियर। बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर 2 डिटरमिनेंट इक्वल में दिए हैं, चूँकि 2/2 की है, तो देखिएगा ये हो गया 3, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 30 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई किया तो -7x² और माइनस का 20। ध्यान दीजिएगा, -7x² माइनस का 20, 7x² इधर ले आइए, माइनस का 20 इधर रह गया। यहाँ देखिएगा 3 में से 30 गया तो माइनस का 27, उधर जाएगा प्लस का 27, तो 7x² इज इक्वल 7, तो 7 से 7 कट गया तो x² इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल ±√1, कहने का अर्थ ये कि x इज इक्वल ±1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही सरल तरीके से यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब हम चलते हैं अपने इसके अगले पार्टों पर। अगले पार्ट भी इसमें कुछ दिए हुए हैं, उनको भी बहुत सरल तरीके से करना है, बहुत ही सरल है। आप स्वयं भी कर सकते हो, प्रयास करिएगा, यदि कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। देखिए बेटा, अगला पार्ट 4th पार्ट दिया हुआ है। 4th पार्ट में इन्होंने कहा है 1 2 4 6, ठीक है, इज इक्वल, यहाँ पर दिया हुआ है ax और 3x और यहाँ 2 और 4। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल, 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया -8 इज इक्वल, यहाँ देखो बेटा 4x हो गया -6x, ठीक है, 4x - 6x, तो माइनस का 2 यहाँ माइनस का 2x, तो x इज इक्वल 1 आ गया। सिंपल है। आगे देखिए 5th पार्ट की बात करते हैं। 2 5 4 1, यह एक डिटरमिनेंट दिया, इसके इक्वल दिया है 2x और 6 4 और x, ठीक है। देखो बेटा, ये हो गया 2 - 20 इज इक्वल, यह हो गया 2x² -24। देखिए 2x² -24, तो 2x² इज इक्वल, ध्यान से समझिएगा, 2x² इज इक्वल, देखिए बेटा ये -18 बचा और 24 इधर आएगा तो प्लस का हो गया, तो आपका 6 इज इक्वल 2x² आया। तो देखिए x² इज इक्वल 3 हो गया, तो x इज इक्वल ±√3। समझ में आया होगा। आगे 6 पार्ट की बात करते हैं। तो 6 पार्ट में इन्होंने कहा है 2 4 3 5 इज इक्वल, यहाँ पर दिया हुआ x 2x
x 2x और 3 5 3 5। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है। यह हो गया 10 माइनस 12 ये जो कल 5x और माइनस 6x। देखो बेटा 5x माइनस 6x, यह रह गया -2, यहाँ रह गया माइनस का x, तो x इक्वल 2 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारी जो नए सिलेबस 2023-24 का एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज 4A में इतना आपका सिलेबस दिया हुआ है। अब आप सभी स्टूडेंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक होता है, उस पर ज्वाइन होइएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप उसकर मुझको सेंड करिएगा, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूँगा। आगे चलता हूँ। एक्सरसाइज 4B स्टार्ट होती है, जिसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का बेसिक कंसेप्ट आप पहले समझ लीजिएगा, फिर हम अगले एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमारी 4B एक्सरसाइज की फीलिंग आपको आनी चाहिए। जैसे बेटा आपका एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा, और इसके शीर्षों के निर्देशांक जैसे x1 y1 दिया है, ठीक है, b दिया है जिसका दिया है x2 और y2, c दिया है और x3 y3। हाई स्कूल में जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते थे तो हम लिखते थे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये लिखते थे। वो प्रोसेस नहीं, यहाँ सार्डिक द्वारा निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो डिटरमिनेंट से निकालेंगे, तो x1 x2 और x3 इनको ऐसे लिख लीजिएगा, y1 y2 और y3 को लिख लीजिए यहाँ 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल प्राप्त होगा। तो इस तरह बेटा अभी ये एक बेसिक सूत्र मैंने बता दिया है, और एक्सरसाइज 4B को हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और आप सभी रेगुलर हमारी क्लास में शाम को 8 बजे क्लास रहती है। धन्यवाद।